नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए जो भी विद्वान साथी इस कार्यक्रम में शामिल हैं देश विदेश से, उन सबका अभिनंदन करते हुए और आदरणीय मीरा जी के प्रति और प्रणव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राजपाल एंड सन्स की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में जैसा कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन चर्चा परिचर्चा का, विमर्श का, जिसको आजकल हम वेबिनार कह रहे हैं, वेब गोष्ठी कह रहे हैं, उसका आयोजन किया गया और महत्वपूर्ण विषय रखा गया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। विषय जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी का वैश्विक विकास और अनुवाद, ये जो दौर है, समय है, ये भारत की आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद का समय है। और हम जानते हैं कि 70 वर्ष की अवधि बहुत बड़ी अवधि होती है, एक प्रौढ़ता की अवधि होती है, बल्कि प्रौढ़ अवस्था पार करने के बाद की अवधि होती है। और हम जो कि बहुभाषा भाषी देश के नागरिक हैं, ये इस देश की बड़ी भारी उपलब्धि है कि ये एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। इस बहुभाषा भाषी देश में जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा, उन्होंने 1961 में, यानी आजादी के लगभग 14 वर्ष बाद, एक भाषाई सर्वेक्षण किया, लिंग्विस्टिकल सर्वे। और उस सर्वे में उन्होंने पाया कि ये कितना समृद्ध और संपन्न देश है भारत, कि यहाँ 1618 भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां ये मौजूद हैं। और हर भाषा एक संस्कृति की वाहिका होती है। तो कितनी सब संस्कृतियों का संगम, इसीलिए हम कंपोजिट कल्चर का देश भारत को कहते हैं, समेकित संस्कृति का देश भारत को कहते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारे पास हमारी भाषाओं के माध्यम से मौजूद थी। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और दुर्भाग्य से हम अपनी बहुत सी भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, उन्हें खोते चले गए। उसका कारण है कि कहा यह जाता है कि जिस भाषा के प्रयोक्ता नहीं बचते, वह भाषा भी नहीं बचती। तो हमारे यहाँ भाषा के प्रयोक्ता तो रहे, लेकिन भाषा का प्रयोग नहीं रहा। धीरे धीरे हम अपनी मातृभाषा को भूलते चले गए, उसका प्रयोग बंद कर दिया। ये समस्याएं हमारे सामने आई। यही कारण है कि हम उस सामासिक और समेकित संस्कृति को संजो कर रखना तो चाहते हैं, लेकिन उसका विस्तार करने के लिए, उसे एक कुएं से निकालकर समुद्र में ले जाने के लिए, उसे केवल भारत तक या राज्य विशेष तक या प्रयोक्ता विशेष तक सीमित न रख के उससे बाहर ले जाने के लिए हम सारे जो बैरियर्स हैं, सारी जो सीमाएं हैं, उनको लांघ कर ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी मनीषा, हमारा ज्ञान विज्ञान जो हमारी भारतीय भाषाओं में है और हिंदी में है, क्योंकि भारतीय भाषाओं से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में हम उसका निरंतर अंतरण करते रहे हैं, उसी से हम एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं। हम एक दूसरे के परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक मूल्यों आदि का बोध भी कर पाते हैं। तो हमारे लिए ये आवश्यक हुआ कि हम इन 70 वर्षों के बाद जब मूल्यांकन करते हैं, तो कभी कभी लगता है
कि हमने बहुत देर कर दी। हम विश्व के देशों तक अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इस मूल्यवत्ता को बहुत पहले पहुंचाते। उसके लिए हम कुछ सशक्त माध्यम चुनते। तो माध्यम तो हमने चुना, लेकिन व्यावसायिक रूप से हम उस माध्यम को थोड़ा देर से अपना सकें। हालांकि मैं जिस माध्यम की बात कर रहा हूं वह अनुवाद है। हिंदी भाषा को लेकर, भाषाई संस्कृति को लेकर, साहित्यिक मूल्यों की धरोहर को लेकर हम दुनिया के सामने देर से पहुंचे। ये काम, ये प्रयास कुछ पहले होने चाहिए थे। साहित्यकारों ने, भाषा चिंतकों ने, अनुवादविदों ने यथासंभव प्रयास किया, लेकिन वह सफलता जो हमें मिलनी चाहिए थी नहीं मिल सकी। मुझे जयशंकर प्रसाद ने एक नाटक में लिखा कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। कि जब तक हमें समझ में आने लगता है कि उचित और अनुचित क्या है, ग्राह्य और त्याज्य क्या है, तब तक शरीर निर्बल होने लगता है। हमने इन आजादी के 70 वर्षों में अपनी तमाम दूसरी चुनौतियों, समस्याओं का सामना किया, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये जो भाषा का, अनुवाद का, साहित्य के विस्तार का और संवेदनाओं के विस्तार का जो कार्य था, वो कुछ धीमी गति से चला, क्योंकि वरीयता हम उसे नहीं दे पाए। इसलिए आज जब हम विचार करते हैं कि हिंदी, जिसकी चिंता हम भारतेंदु युग से देख सकते हैं, हिंदी का इतिहास लगभग 1100 वर्ष का इतिहास है। वो 10वीं शताब्दी से जिस हिंदी की शुरुआत हम देखते हैं, वह संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद हिंदी के जो अनेक रूप हैं, और आज हिंदी की 18 बोलियों को हम देख सकते हैं, उन बोलियों में लिखित साहित्य को हम देख सकते हैं, विश्व स्तरीय रचनाकारों को हम देख सकते हैं, और ज्ञान विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी के भारतीय पारंपरिक साहित्य को भी हम देख सकते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में अंतरित हुआ और भारतीय भाषाओं में उसका विस्तार हुआ। लेकिन जो मध्यकालीन भारत है, वो मुगल शासक वहां विद्यमान है, इसलिए उस काल में जो राजकाज की हिंदी है वो फारसी है, पर्शियन है, और उसकी अनिवार्यता भी है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। और उसके बाद जब अंग्रेज हम पर काबिज हुए, तो हमारे समस्त कार्यों की, शासन प्रशासन की, ज्ञान विज्ञान की, शिक्षा दीक्षा की भाषा वो अंग्रेजी हो गई। परिणाम तय इस लगभग 1850 तक हम देख सकते हैं कि ब्रजभाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में या अन्य राजस्थानी में, तमाम तरह की जो अन्य भारतीय बोलियों के साहित्य में हम हिंदी को कविता तक सीमित पाते हैं। लेकिन जब हम आजादी के आसपास पहुंचते हैं, तो लगभग 100 वर्ष का हिंदी का इतिहास हमें यह बताता है कि हमने हिंदी के विकास, हिंदी के विस्तार, हिंदी में कामकाज, रोजगार, ज्ञान विज्ञान, अद्यतन, अधुनातन, वैश्विक जानकारियां, इनकी चिंता प्रारंभ कर दी थी। हालांकि इसके संकेत हमें मध्यकाल में कई जगह मिलते हैं, लेकिन वो विषयांतर होगा, उस पर नहीं जाते। पर हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी, आधुनिक हिंदी के, आधुनिक काल जो है हिंदी का, उसके जो प्रणेता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने कहा भी 400
दोहे भाषा चिंतन के लिखे, ब्रजभाषा में भी लिख रहे थे और खड़ी बोली में भी लिखना प्रारंभ किया था, और खड़ी बोली में लिखने का आह्वान किया था, लेखकों से, रचनाकारों से अनुरोध आग्रह किया था, प्रेरित किया था। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक उसूल। भारतेंदु ने बताया कि जब तक अपनी भाषा में हम राष्ट्र के विकास की परिकल्पना नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तब तक वो विकास विकास नहीं माना जाएगा। और एक कसक, एक चुभन भारतेंदु के मनोमस्तिष्क में रहती है, और वो लगातार कांटे की तरह चुभती रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें अपनी भाषा में, अपनी भाषाओं में, उसमें हिंदी की बात भी वो करते हैं और प्रकारांतर से भारतीय भाषाओं की बात भी करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दा मानसिकता ने हमें आक्रांत कर लिया था। हम सब अंग्रेजी से भयभीत से हो गए थे, क्योंकि अपनी किसी भाषा में कार्य करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन भारतेंदु ने यह भी बताया कि अंग्रेजी में जो विश्व विचार संपदा, जो विश्व साहित्य की मूल्यवत्ता अंग्रेजी में आ जाती है, वह हिंदी में क्यों नहीं आती? क्यों हिंदी से जुड़े हुए लोग, साहित्यकार, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, वो इस तरफ क्यों ध्यान नहीं देते? उन्होंने लिखा एक जगह कि अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है और हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है। ख्वारी माने चिंता, यही चिंता है। तो भारतेंदु ने एक अभियान खड़ा किया कि हिंदी में हम विचार संपदा जो भारत की है, साहित्य संपदा जो भारत की है, उसको लाएं, और उसके साथ साथ जो वैश्विक ज्ञान संपदा है, अद्यतन अधुनातन जो विकास की संभावनाएं हैं, उनको हम, भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें बाध्य किया कि वो समकालीन, समसामयिक वैश्विक चुनौतियों, समस्याओं को हिंदी में लाएं। इससे हिंदी का विस्तार होगा और धीरे धीरे जो परिदृश्य है, जो दृष्टिकोण है, वो हिंदी के लेखकों का भी व्यापक होगा। इसीलिए भारतेंदु ने जो प्रारंभ किया था खड़ी बोली हिंदी में लेखन का, उन्होंने स्वयं अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। दुर्लभ बंधु जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, या अन्य जो उनकी रचनाएं हैं अनुदित, उनको हम देख सकते हैं। उन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखा, खड़ी बोली में भी लिखा, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया। और सबसे बड़ी बात यह कि साहित्य को, हिंदी साहित्य को कविता से गद्य की ओर उन्मुख किया, प्रेरित किया। और यह माना गया कि जो आधुनिक विकास की संभावनाएं खड़ी बोली में हैं, उनको तलाशा जाए और उसके माध्यम से हिंदी का एक वैश्विक विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो, खुल सके, उस पर विचार किया जाए। ये जो बीज वपन था भारतेंदु द्वारा, उनके मंडल के कवियों द्वारा, रचनाकारों द्वारा, गद्य और पद्य द्वारा, वह द्विवेदी युग तक आते आते कुछ मुखर हो गया। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय महत्व की पत्रिका भाषा का, सरस्वती का संपादन संभाला, वो 1903 में उसके संपादक बने। 1900 में वो पत्रिका शुरू हुई, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से शुरू हुई। उस पत्रिका ने देश की आजादी के लिए, सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए और अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान को हिंदी से जोड़ने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने अभियान चला दिया और अंग्रेजी दा मानसिकता के जो लेखक थे, उनको एक तरह से चुनौती दी, उनको आईना दिखाया। और एक जगह तो उन्होंने लिखा भी कि मेरा विरोध अंग्रेजी दा मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है, क्योंकि भाषा कोई भी हो बुरी नहीं है, लेकिन जो हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर हैं, एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी,
जो इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मेरा विरोध उनसे है। उनका मंतव्य था कि वो ऐसे लोग कुछ इस तरह के होते हैं जो अपनी गुणवती मां का सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं और रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंस जाते हैं। तो अंग्रेजी को उन्होंने रूपवती पर स्त्री बताया। तो ये द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में भाषा पत्रिका और उनके जो सहयोगी रचनाकार थे, सरस्वती पत्रिका में जिनको अवसर दिया गया, द्विवेदी जी ने एक अच्छा काम किया कि हिंदी का वैश्विक विकास होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम विश्व में क्या चल रहा है उसको पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी को विश्व की समस्याओं से भी जोड़ेंगे, विश्व के अद्यतन अधुनातन ज्ञान विज्ञान से भी जोड़ेंगे। तो उन्होंने भारत में किन किन मुद्दों पर लिखना है उसकी सूची वो पत्रिका में दिया करते थे लेखकों को, कि विधवा विवाह पर लिखिए, स्त्री शिक्षा पर लिखिए, अनमेल विवाह पर लिखिए, स्वतंत्रता पर लिखिए, समकालीन जो चुनौतियां थी। और साथ ही यह भी कहा कि जो विदेशों में लिखा जा रहा है उसका हिंदीकरण, अनुवाद कीजिए, और उस अनुवाद को वो पत्रिका में स्थान देते थे। खड़ी बोली में लिखने से जो लोग भयभीत होते थे उनका नैतिक बल बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया और कहा कि तुम लोग लिखो, अनुवाद करो, मैं उसका संपादन करूंगा, एडिटिंग करके उनको प्रकाशित करूंगा। तो ये उन्होंने काम किया। तो कहा हम और ये भी कहा, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अब श्रृंगार का, भक्ति का, प्रशस्ति का, शास्त्र का, काव्य शास्त्र का, इनका लेखन बहुत हो चुका। अब आवश्यकता है कि देश को आजाद कराना है, इसलिए उन तमाम जो कुरीतियां हैं, जो तिरस्कार योग्य परंपराएं हैं, उनको छोड़कर, उनका विरोध करके, उनको नकार के हम वैश्विक विषयों को आत्मसात करें, और इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। इधर छायावादी कवियों ने एक और रचनात्मक काम किया। उन्होंने जो अंग्रेजी दा मानसिकता से जन्म लिए हुए मुहावरे थे, लोकोक्तियां थी, प्रोवर्ब्स थे, उनका हिंदीकरण किया कविता में, गद्य में। इसलिए हमने देखा कि भारतेंदु युग की हिंदी का एक रूप है, द्विवेदी युग की हिंदी उससे आगे बढ़ती है और एक परिष्कृत रूप में हमारे सामने आती है, और छायावादी हिंदी जो है, छायावादी युग की जो हिंदी है, वो संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत, परिवर्धित हिंदी है। वो ऐसा लगता है जैसे अपने उत्कर्ष पर दिखाई दे रही है। इसलिए उस युग की कविता पढ़ें, उस युग के नाटक पढ़ें, उस युग के उपन्यास पढ़ें, आलोचना पढ़ें, हम देख सकते हैं कि वो संस्कृत निष्ठ एक बड़ी समृद्ध संपन्न भाषा है। उन्होंने अंग्रेजी के अनेक मुहावरों का अनुवाद भी किया। एक, जब कभी हम कोई पत्र वगैरह लिखते हैं तो लिखते हैं कि वी विश यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। उन्होंने हिंदी में अनुवाद उसका चमकीला भविष्य नहीं किया, उज्जवल भविष्य किया। तो ये जो क्रिएटिविटी है भाषा में, संस्कृति में, उसको उन्होंने अनुवाद से भी जोड़ा। तो ये अनुवाद की यात्रा जो धीरे धीरे छायावादी युग से होती हुई और आगे बढ़ी। प्रेमचंद ने तो अपने समस्त उपन्यास जो उर्दू में लिखे थे, अपनी रचनाएं लिखी थी, धीरे धीरे स्वयं उनका अनुवाद हिंदी में किया, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि उर्दू में उसकी पठनीयता उतनी नहीं हो पाएगी और पूरे भारत तक अगर जोड़ना है तो उन्होंने उसको अनुवाद से जोड़ा। और हिंदी में जब अनुवाद हुआ तो प्रेमचंद कथा सम्राट बन गए हिंदी के, उनकी लोक स्वीकृति बढ़ गई और फिर दुनिया में अन्य अनेक देशों की भाषाओं में उनके अनुवाद होने लगे, ख्याति बढ़ने लगी। तो ये जो आजादी तक आते आते अनुवाद का रूप था, उसने हिंदी को एक सशक्त आधारशिला देनी प्रारंभ कर दी। लेकिन ये जो अनुवाद है, ये साहित्यिक अनुवाद है, साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद है, सृजनात्मक अनुवाद है। हालांकि अनुवाद का इतिहास भारतीय संस्कृति में ये तो प्रारंभिक दौर से है, क्योंकि हम तो वैश्विक विकास की दृष्टि से हिंदी की जब बात करते हैं तो उसमें अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अनुवाद को हमने वह महत्व नहीं दिया जो प्रारंभ में दिया जाना चाहिए था। तो उसके कारण है, उद्देश्य अलग था। हम जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उद्भव को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अनुवाद तो हमारे यहाँ
क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल है, ये देश बहुभाषा भाषी है, बिना अनुवाद के संवाद ही नहीं हो सकता, बात ही नहीं हो सकती। और कहा तो यह भी जाता है कि हम सब जो कुछ मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, उससे पहले अपने मनोमस्तिष्क में जो एक ताना बाना बुनते हैं, एक संरचना बनाते हैं भाषा की, वस्तुतः अनुवाद की दृष्टि से वह सोर्स लैंग्वेज ही है, स्रोत भाषा है। फिर उसको एडिट करके जब हम अभिव्यक्त करते हैं, यानी सोचने समझने से लेकर अभिव्यक्ति तक, मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति तक ले जाने में जो प्रोसेस तय होता है, जो प्रक्रिया तय होती है, वो अनुवाद की प्रक्रिया ही होती है। इसलिए बहुत कुछ अवांछित छूट जाता है। एडिट करके हम केवल उतना ही मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं जितना अपेक्षित होता है, जितने की जरूरत होती है। तो ये अनुवाद कला तो हम सबके पास बाई बर्थ है, जन्मजात है। क्यों? क्योंकि हम तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी और कंट्री के, देश के लोग हैं। हम एक दूसरे भाषा भाषी से बात करते हैं, बड़े सहज रूप में बात करते हैं। वो एक तमिल भाषी जो हिंदी नहीं जानता या हिंदी भाषी जो तमिल नहीं जानता, उन दोनों में भी बात होती है, संवाद होता है, एक कॉमन लैंग्वेज होती है, एक एक लिंक लैंग्वेज होती है जो दोनों को जोड़ती है। उस लिंक लैंग्वेज की बात भी हमारे संविधान में की गई है। तो कहा यह जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, ये अनुवाद का लक्षण है। सोच समझकर बोलना चाहिए, ये बात हम व्यावहारिक जीवन में भी कहते हैं, अनुवाद भी यही कहता है। तो हमने भाषा के विकास से जब अनुवाद को जोड़ा, तो हमने ये देखा कि जैसे हम नैतिक मूल्यों के संदर्भ में कहते हैं कि डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, तो हिंदी के विकास को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए हमने ये सुनिश्चित किया कि क्या करें क्या ना करें, किसका अनुवाद करें किसका ना करें, कैसा अनुवाद करें कैसा ना करें, ये महत्वपूर्ण हो गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बिना सोचे समझे बोलने या लिखने से जो नुकसान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए भाषा के संदर्भ में जब हम बोलते लिखते हैं और अनुवाद के संदर्भ में, ये बात सामान्य रूप से दोनों पर लागू होती है कि हमें सोच समझकर, नाप तोल कर बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। और अगर ब्लंडर्स इन ट्रांसलेशन, हाउलर्स इन ट्रांसलेशन होंगे, तो उससे अनुवाद की तो छवि खराब होती है, लेकिन जिस भाषा का, जिस रचना का, जिस रचनाकार का हम अनुवाद करते हैं, उसकी छवि भी खराब होती है। और अनुवाद में यह अपेक्षा होती है कि अनुवादक को यह अधिकार नहीं है कि वो मूल रचना और रचनाकार की छवि को खराब कर दे। पाठक उस छवि को ग्रहण करता है जो अनुदित छवि होती है। इसलिए अनुवाद की अनुमति देते हुए लोग डरते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो मेरी रचना के साथ मेरे साथ अन्याय हो जाए, अनुवादक कुछ का कुछ कर दे। ये हमने प्रेमचंद के संदर्भ में भी जब उनके नाटकों, उनके उपन्यासों पर, कहानियों पर फिल्म बनी, तो ये समस्या वहां देखी हमने। बॉक्स ऑफिस पर उसे सक्सेस करने, सफल करने के लिए। तो वस्तुतः हमें ये देखना होता है कि जैसे कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कबीरा जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई, जूते खात कपाल। ये जो जिह्वा है ये अनरिलायबल है, अविश्वसनीय है, कुछ भी अनाप शनाप बक देती है, बोलना शुरू करती है तो रुकती नहीं है, स्वर्ग से पाताल तक नाप देती है। कबीरा जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, कहीं भीतर गई, कुछ तो कुछ ना कुछ बोलकर अंदर जाकर छिप जाती है, दांतों का ताला लग जाता है, सेफ एंड सिक्योर हो जाती है। लेकिन भुगतता कौन है? सर, जूते खाद कपाल। तो अनुवाद का मूल धर्म क्या है? अनुवादक का मूल धर्म क्या? की आत्मा की रक्षा करे। इसलिए हमने उस तरह के अनुवादों से जो संकट सामने देखे, जिनको गंभीरता से नहीं किया गया, क्योंकि अनुवाद जो है वो वास्तव में साधन जीवी विधा नहीं है, वो साधना जीवी विधा है। इसलिए अनुवाद को हम साधना कहते हैं, पर काया प्रवेश की साधना कहते हैं। यही कारण है
के बहुत सारे आरोप अनुवाद पर लगे पाश्चात्य संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में। अनुवाद और अनुवादकों को जिन्होंने भ्रष्ट अनुवाद किया, भ्रामक अनुवाद किया, उसको लेकर बहुत सारी उंगलियां उठी। ट्रांसलेशन इज ए सिन क्यों कहा गया? क्योंकि बाइबल के जो अनुवाद हुए वो भ्रामक अनुवाद हुए, कुछ के कुछ हो गए, तो वो पाप कर्म हो गया। ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर, अनुवादक प्रवंचक होता है। क्यों? क्योंकि प्रवंचना करता है, छल करता है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरी रचना का अनुवाद करें तो ठीक ठाक करें, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसा है उसी रूप में अनुवाद होना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक रूप से ये संभव हो नहीं पाता। अनुवादक कहता तो है कि मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन बहुत सारी सीमाएं हैं अनुवाद की। उन सबको मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो विषय नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी को के वैश्वीकरण की दृष्टि से अनुवाद ने क्या किया उस पर बात करनी है। लेकिन रचनाकार जिसकी रचना का अनुवाद करते हैं वो भी कहता है प्रवंचना हुई। पाठक जो अपेक्षा करता है कि मुझे शेक्सपियर हिंदी में वही चाहिए जो अंग्रेजी में है, लेकिन अगर वह उस तरह का अनुवाद नहीं होता तो पाठक कहता है मेरे साथ प्रवंचना हुई। और जो सिद्धांत है अनुवाद का, थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन, वह भी ये कहती है, वो भी ये कहता है कि साहब मेरे साथ भी प्रवंचना छल हुआ, क्योंकि वहां एक सिद्धांत है ना छोड़ो ना जोड़ो, कि अनुवाद में ना कुछ छूटना चाहिए ना कुछ जुड़ना चाहिए। लेकिन बहुत स्थलों पर हम चाहे साहित्य के अनुवाद की बात करें, मीडिया के अनुवाद की बात करें, ज्ञान विज्ञान के अनुवाद की बात करें, या अन्य अनुशासनों की, तकनीक की, टेक्नोलॉजी की, ये जो अद्यतन अधुनातन नए नए अनुशासन है, हमने कंप्यूटर का की सामग्री का अनुवाद करना है, हमें चिकित्सा की सामग्री का अनुवाद करना है, हमें विधि की सामग्री का अनुवाद करना है, तो बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग हो जाते हैं। उन सबको ध्यान में रखकर हम आज के संदर्भों में देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भारतीय चिकित्सा पद्धति की ओर देख रही है। ये जो तमाम तरह के ऐप बन रहे हैं नए नए, ये बता रहे हैं आरोग्य सेतु, संसार उसकी तरफ देख रहा है। हम आयुर्वेद को, हम तमाम तरह की योग साधना को, इन सब का अनुवाद के माध्यम से दुनिया के सामने ले जाने का काम कर रहे हैं। वो हिंदी में, और फिर हिंदी से देश की विदेश की अलग अलग भाषाओं में उनके अनुवाद हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि हिंदी एक सेतु का काम तो कर रही है, एक ब्रिज का काम तो कर रही है भारतीय भाषाओं में। और हिंदी में जो अनुवाद हो रहे हैं उससे फिर विश्व की भाषाओं में एक ब्रिज बन रहा है, एक सेतु बन रहा है। ये जो सेतु है ये मल्टी डायमेंशनल ब्रिज है। बहुत सारे पुल हमने महानगरों में, दिल्ली में भी और दूसरे शहरों में भी देखे, जिसमें दसियों सड़कें इधर उधर से आती हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे से क्रॉस करती हैं, विदाउट एनी रेड लाइट, कोई हर्डल नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कहीं से आइए कहीं जाइए। अनुवाद एक ऐसा ही पुल है जो पूरी दुनिया को जोड़ रहा है, हमारी भाषाई संस्कृति को, साहित्य संस्कृति को, हमारी ज्ञान संपदा को, हमारी भारतीय मेधा को वो दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उसमें हिंदी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय भाषाओं से हिंदी में आता है, संस्कृत से हिंदी में आता है, हिंदी से अंग्रेजी में जाता है, अंग्रेजी से दुनिया की भाषाओं में जाता है। और ये अनेक संदर्भों में हम देखें, जब हम डाटा देखते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में अब इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी वस्तुतः विडंबना, भारत के अंदर की विडंबना यह रही कि आजाद देश में हम अपनी भाषा में न तो चिकित्सा उपलब्ध करा पाए, न न्याय उपलब्ध करा पाए। सारी जुडिशरी अंग्रेजी पर केंद्रित आधारित रही, हमारी पूरी चिकित्सा पद्धति आज भी अंग्रेजी आधारित है। तो जहां अंग्रेजी बाध्यता है वहां ठीक है, लेकिन क्यों हम अपनी मेडिकल साइंस को हिंदी में नहीं ला सके? तो ये तमाम वो प्रश्न थे जिनका उत्तर खोजने के लिए अब देश में अनेक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो बड़े बड़े कोर्स, उपाधि पाठ्यक्रम, डिग्री कोर्स वो हिंदी में कराने की पहल कर चुके हैं। मैनेजमेंट का कोर्स हिंदी में हो रहा है, एमबीए का।
एमबीबीएस भी हिंदी में होनी शुरू हुई, लॉ भी हो गई, इंजीनियरिंग भी हो गई, कंप्यूटर के कोर्सेज भी हो गए। जब कंप्यूटर भारत में आया तो ये बड़ी चिंता थी कि हिंदी में और भारतीय भाषाओं में क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा तो अंग्रेजी है, तो हम लोग तो सब बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन हमने अपनी भाषा को इस तरह से अद्यतन अधुनातन बना दिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, आधुनिकीकरण किया, शब्दावली बनाई, अवधारणात्मक शब्द बनाए, आयोग बनाया भारत सरकार ने। उन सब के माध्यम से हमने हिंदी की जो ज्ञान संपदा है, अगर वो तकनीकी है, वैज्ञानिक है, प्रौद्योगिकी है, या एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्षेत्रों की, अनुप्रयुक्त जो रोजगार मूलक आजीविका मूलक क्षेत्र हैं, उनकी सामग्री है, तो उनका अनुवाद भी करना प्रारंभ किया। यही कारण है कि विदेशों से हिंदी में और हिंदी से विदेशों में जो आयात निर्यात हो रहा है, जो आवागमन हो रहा है, जो विनिमय हो रहा है, वो हिंदी का विकास कर रहा है। और इसमें कई सारे संदर्भ हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिक्कत यह हुई कि विषय के विशेषज्ञ एक पटरी पर चलते रहे और भाषा के विशेषज्ञ दूसरी पटरी पर चलते रहे। दोनों के बीच में एक समान दूरी बनी रही। भाषा का व्यक्ति कहता है, हिंदी का व्यक्ति कहता है, भारतीय भाषा का व्यक्ति कहता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे मैथ्स नहीं आता। और इस विषय के विशेषज्ञ कहते हैं हमें हिंदी नहीं आती। तो ये जो दूरियां बनी रही, इन दूरियों को दूर करने का, इनसे मुक्त करने का कार्य अनुवाद ने किया। इसलिए अनुवाद एक सेतु की तरह, एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह हमारे बीच उपस्थित हुआ। यही कारण है कि आज अनुवाद का महत्व वैश्विक स्तर पर स्वीकार हुआ। जो पूरी दुनिया कभी अनुवाद को, ट्रांसलेटर को ट्रेटर कहती थी, ट्रांसलेशन को सिन कहती थी, आज उसको भी समझ में आया, और हमें भारतीय लोगों को भी समझ में आया, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों ने अनुवाद के विरुद्ध लिखा। अनुवाद को दोयम दर्जे का कार्य कहा गया, लेकिन अच्छे साधक अनुवादकों ने, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, उसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, उसमें कंप्यूटर की बात हो, उसमें इंटरनेट की बात हो, उसमें ट्विटर की बात हो, ब्लॉग राइटिंग की बात हो, ये तमाम वो क्षेत्र है, अनुवाद ने हिंदी को दुनिया तक पहुंचाया। विज्ञापनों ने बहुत बड़ी भूमिका हिंदी के वैश्विक विस्तार की दृष्टि से, और विज्ञापनों के अनुवाद उन्होंने भी चमत्कार किया। विदेशों में जो लोग हिंदी प्रेमी हैं, वो लोग इस बात को सराहना करते हुए इसकी नहीं थकते कि जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनशीलता है भाषा में, विज्ञापनों में, वो वास्तव में भारत के पास अद्भुत है। यहाँ की जो मनीषा है वो विलक्षण है। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं, यानी जो अनुवाद है वो निश्चित रूप से हिंदी के वैश्विक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का, भूमंडलीकरण का, वैश्वीकरण का ये जो दौर है, ये जो समय है, इसमें भाषाई विकास की कितनी संभावनाएं, कैसी संभावनाएं खुलती हैं। तो इतने सारे संदर्भ और अवसर हमारे सामने आते हैं कि हम देख सकते हैं कि हमने जो विश्व हिंदी सम्मेलन किए, वो भारत से बाहर बहुत सारे किए, को उसमें शामिल किया। वहां के निवासियों ने, वहां के शिकारों, वहां की हिंदी, या वहां के लोग जो मूल निवासी उन्हीं देशों के हैं, वो भी हिंदी की पठनीयता से, हिंदी की स्वीकृति से जुड़े हुए। अगर मैं हिंदी के विस्तार की दुनिया के देशों की संख्या गिनना करूंगा तो बहुत संख्या है। उन सब की चर्चा न करके मैं ये जरूर कहूंगा कि जो प्रवासी भारत से गए, वो ये जो हिंदी का संस्कार है उसको साथ लेकर गए। हमारे यहाँ के जो मूलभूत ग्रंथ थे उनको साथ लेकर गए, रामायण को, रामचरितमानस को, गीता को, यहां से गंगा जल को साथ लेकर गए। तो इसका मतलब वो संस्कार था और उन्होंने उसका वहां जाकर विस्तार किया। हिंदी सेवी संस्थाएं बना दी,
बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में हिंदी शिक्षण शुरू हो गया। तो ट्रांसलेशन ने ये रास्ता खोला। जैसे हम हमारे देश में अगर विदेशी लोग हिंदी सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, हजारों की संख्या में देश विदेश से हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के लिए या उपाधि आदि के लिए विदेशी लोग आते हैं। हमारे यहाँ हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीय लोग भी हिंदी सीखने आते हैं, लेकिन उनको हिंदी सिखाने का माध्यम अंग्रेजी बनती है, क्योंकि हिंदी आती नहीं है तो हिंदी पढ़ाएं कैसे, तो माध्यम अंग्रेजी बनती है। ठीक उसी तरह हमने विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में अंग्रेजी को एक टूल बनाया, एक औजार बनाया, एक साधन बनाया, और अनुवाद ने उसमें एक बैकबोन का, एक रीढ़ की हड्डी का काम किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बैकबोन है वो अनुवाद बना। और हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया में हिंदी को पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया। आज हमारे यहाँ बैठकर लोग हिंदी में ब्लॉग लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, तो पूरी पूरी दुनिया में बैठकर भारत के लोगों का ये लेखन उसको पढ़ा जाता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसको फॉलो करते हैं लोग और कमेंट्स करते हैं, विचार विनिमय करते हैं। ये तमाम तरह की चीजें उसमें शामिल रहती हैं। तो बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां हिंदी को प्रचार प्रसार की दृष्टि से हम एक माध्यम बनाते हुए देख सकते हैं। जैसे मोबाइल ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। मोबाइल में भी जो तरह तरह के ऐप हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि हिंदी की ज्ञान संपदा, हिंदी का जो भाषाई रूप है, उन रूपों में भी जो वैविध्य है वो सब आज दुनिया तक पहुंच रहा है। इसलिए चाहे व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया के अनेक संदर्भ हो, ट्विटर हो, ब्लॉग राइटिंग हो, इंटरनेट के माध्यम से जो लेटर राइटिंग है, जो संस्मरण लेखन है, जो यात्रा वृत्तांत लेखन है, जो डायरी लेखन है, वो दुनिया के पास पहुंच रहा है। अब तो नए नए रचनाकार, उनके पाठक केवल भारत तक सीमित नहीं है हिंदी के, उनके पाठक दुनिया के न जाने कितने देशों में उपलब्ध है। इसलिए विज्ञापनों ने और जो इधर जो नए माध्यम हमारे सामने विकसित हुए, अमेज़न ने, नेटफ्लिक्स ने, या इसी तरह के जो दूसरे नए संसाधन आए, उन्होंने भी हिंदी धारावाहिकों की दृष्टि से, हिंदी सिनेमा की दृष्टि से, भारतीय सिनेमा के अनुवाद की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण काम किया हम देख सकते हैं। और यही नहीं, आर्य समाज जैसी संस्था जो मॉरिशस में, फिजी में, ट्रिनिडाड में, टोबैको में, तमाम तरह के, सूरीनाम में, इन ऐसे कंट्रीज में, ऐसे देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका में, इंग्लैंड में हम देख सकते हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटियां, बहुत सी संस्थाएं अनुवाद को हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण का माध्यम बनाती हैं। और रेडियो में, टीवी में, वहां पर हिंदी के कार्यक्रमों में अनुवाद का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसको भी हम देख सकते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं वो यहाँ से सामग्री को ले जाकर फिर वहां के जो श्रोता, दर्शक आदि हैं उन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। कुछ फिल्मी गानों ने, फिल्मी संवाद ने इस क्षेत्र में भूमिका निभाई। विज्ञापनों ने बहुत बड़ा काम किया। तो जो टेक्निक ऑफ ट्रांसलेशन है वो वास्तव में परकाया प्रवेश की साधना वाली टेक्निक है। वो केवल चलताऊ ढंग से हम अनुवाद करके इस दिशा में विचार नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जिन क्षेत्रों में आज दुनिया के सामने हम हिंदी को भारतीय ज्ञान संपदा का माध्यम बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं और कर रहे हैं, वो एक बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो परिरक्षण का काम है, प्रिजर्वेशन का काम है, वह अनुवाद और हिंदी दोनों मिलके कर रहे हैं, तो वो शायद अन्यथा या अन्योक्ति नहीं होगी। अनुवाद को जिस गांभीर्य के साथ लिया जाना चाहिए था वो प्रारंभ में नहीं लिया जा सका। लेकिन जब हम 1949 में हिंदी को राजभाषा हमने घोषित किया तो हमें लगा कि केवल साहित्य का अनुवाद, साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद मात्र ना हो, हमें अद्यतन, अधुनातन ज्ञान विज्ञान का अनुवाद भी करना है, शासन प्रशासन का अनुवाद भी करना है,
तो हमने 1949 में 14 सितंबर को जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया तो हमने बाइलिंगुअलिज्म की बात की। वो बाइलिंगुअलिज्म जो था वो बेसिकली मूलतः अंग्रेजी हिंदी और हिंदी अंग्रेजी का था, इसलिए संविधान में उसके प्रावधान भी किए गए, अनुच्छेद 343 से 351 तक उसके प्रोविजंस किए गए। लेकिन इसके बाद भी हमें लगा कि हम तकनीकी साहित्य को, वैज्ञानिक साहित्य को, प्रौद्योगिकीय साहित्य को जब तक अनुवाद के माध्यम से विश्व के सामने नहीं ले जाएंगे तो हमारी वह जो छवि विदेशी अनुवादकों ने बनाई है, विदेशी अंग्रेजी लेखकों ने बनाई है, हमें तो गरीब देश, सपेरों का देश, लुटेरों का देश, भिखारियों का देश ऐसा बना दिया, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा वो मानक था, वो उनकी दृष्टि से, और वही जो वो चाहते थे वो लिख रहे थे। लेकिन जब हिंदी में कार्य करने वाले लोग, अंग्रेजी की समझ रखने वाले लोग इस क्षेत्र में उतरे तो हमारे इतिहास का, भारतीय इतिहास का नई दृष्टि से अनुवाद हुआ। भारतीय सांस्कृतिक लेखकों का आज दुनिया रविन्द्रनाथ टैगोर को जानती है, शरदचंद्र को जानती है, प्रेमचंद को जानती है, तुलसीदास को जानती है, गीता को जानती है, जो हमारी महत्वपूर्ण रचना है गीता, उसको भी जानती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने अनुवाद के माध्यम से संसार को यह बताया कि जो वहां के अनुवादकों ने, जो वहां के अंग्रेजी दा मानसिकता के लोगों ने प्रतिबिंबित किया वो सत्य नहीं है। इसीलिए एक नई लहर चल निकली विदेशों में भारतीय मनीषा और मेधा को समझने, पढ़ने की, जानने की। इसीलिए भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरा, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि हिंदुस्तान के पास, भारत के पास किसी भी तरह के न तो संसाधनों की कमी है, न वैचारिकता की कमी है, न मनीषा और मेधा की कमी है। इसलिए बिहारी जैसे मध्यकाल के कवि का भी अनुवाद हुआ, घनानंद जैसे कवि का अनुवाद हुआ, कबीर का अनुवाद हुआ, और लोगों ने उसको पढ़ा, उसकी प्रश्न की। तो साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद की एक परंपरा, शास्त्रीय ग्रंथों के अनुवाद की एक परंपरा, आज दुनिया में भारतीय संगीत की धूम है तो अनुवाद के माध्यम से वो पहुंचा। आज योग शास्त्र की पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन और अनुसरण दुनिया में हो रहा है, वह भी अनुवाद के माध्यम से हुआ। तो हिंदी यहां भारत में एक सेतु बना, भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद हुए, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हुए, फिर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हुए, फिर अंग्रेजी से दुनिया की भाषाओं में अनुवाद होते चले गए। इस तरह हिंदी का विकास हुआ। सिनेमा ने और विज्ञापनों ने निश्चित रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। दरअसल आवश्यकता यह थी कि जिस तरह से अनुवाद विधा में और हिंदी के प्रचार प्रसार में हमें डूबना चाहिए था, वह उतना हम डूब नहीं पाए। हमने केवल उसे एक औपचारिक रस्म अदायगी मान लिया, लगा कि ये एक जैसे हाशिए का कार्य है, वो हम करते रहे। लेकिन धीरे धीरे जब हम पर काया प्रवेश की साधना की तरह उसमें निमग्न हुए, जब हम ये समझ में आया कि तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग, कि जो इस विषय में इसके विस्तार, प्रचार प्रसार, वैश्वीकरण की दृष्टि से उसकी स्वीकृति में डूब नहीं पाए, वो डूब गए, और जो डूब गए वो तर गए। तो जिन्होंने इस दृष्टि से कार्य किया, और 61 में जाकर भारत सरकार की एक संस्था बनी जिसने एक बड़ी रिक्ति की पूर्ति की, जिसको हम CSTT के नाम से जानते हैं, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। इस आयोग ने हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली तो बनाई ही, ताकि हिंदी का
जो देश में राजभाषा की दृष्टि से जो कार्य होते हैं, बैंक की हिंदी, बीमा की हिंदी, वित्त की हिंदी, वाणिज्य की हिंदी, विज्ञापनों की हिंदी, कंप्यूटर की हिंदी, प्रौद्योगिकी की हिंदी, नैनो टेक्नोलॉजी की हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, इन सब में टर्मिनोलॉजी बनती चली गई, शब्दावली बनती चली गई। और देखिए सुखद आश्चर्य क्या है कि हिंदी की समृद्धि देखिए, हिंदी की उर्वरा शक्ति देखिए, प्रजनन शक्ति देखिए कि 9 लाख लगभग पारिभाषिक शब्द हिंदी के कृत्रिम आयोग ने बना दिए। कोई अनुशासन ऐसा नहीं जिसमें शब्दावली नहीं। तो हमने उच्च शिक्षा में हिंदी कैसे आए इस दिशा में काम किया। इसका लाभ क्या हुआ कि जो देश विदेश की इन अनुशासनों की पुस्तकें हैं वो हिंदी में आए, और जो हिंदी की मनीषा और प्रतिभा हिंदी में लिखती है वह उन भाषाओं में जाए। तो हिंदी विश्व की भाषाओं को उसका जो प्रदेय है, जो अवदान है, वो भी महत्वपूर्ण है, जिसको अलग से हम देख सकते हैं। शोध के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी हम देख सकते हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद हैं, हमारी जो तमाम तरह की संस्कृत की कालजयी रचनाएं हैं, उनके अनुवाद, कालिदास का अनुवाद हुआ, भवभूति का अनुवाद हुआ, वाल्मीकि का अनुवाद हुआ, ये सारी जो रचनाएं हैं वो हिंदी और हिंदी के माध्यम से दुनिया की भाषाओं में जाती चली गई। तो उससे निश्चित रूप से हिंदी का विस्तार हुआ, और हिंदी इतनी सशक्त बनी कि उसने कार्ल मार्क्स को भी हिंदी ने ग्रहण कर लिया, गोर्की को भी ग्रहण कर लिया, मैक्स मूलर को भी ग्रहण कर लिया, जॉन कीट्स को भी हमने लिया। तो विदेशों में जो मनीषा थी, शेक्सपियर का हमने अनुवाद कर लिया। हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े रचनाकार हैं, राजपाल एंड सन से शेक्सपियर की रचनाओं के अनुवाद छपे भी हैं, हम देख सकते हैं। तो ये इस दिशा से ये जो आदान प्रदान चला, और मीडिया में, रेडियो में, टेलीविजन में जो काम हुआ, हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से दुनिया के सामने हमारे रेडियो और हमारे दूरदर्शन ने, हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया। 24 घंटे के जो समाचार चैनल चल रहे हैं वो आज दुनिया में देखे जा रहे हैं। केवल भारतीय जो प्रवासी हैं उन्हीं के द्वारा नहीं, वहां के लोगों द्वारा भी हिंदी सीखने का सिलसिला बढ़ गया। लोग शिक्षण प्रशिक्षण हिंदी का अर्जित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। वहां हमारी जो एम्बेसियां हैं, हमारे जो कल्चरल सेंटर्स हैं, वो हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। वहां हमारी जो अकादमियां हैं वो इस दिशा में काम कर रही हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की। और हमारे जो पब्लिकेशंस हैं, जो प्रकाशन का काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट पब्लिकेशंस हो, उनमें भी बहुत बड़ा काम हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से, दुनिया के सामने ले जाने की दृष्टि से किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो अनुवाद है वो वैश्वीकरण की दृष्टि से हिंदी के विकास में बहुत सहायक हुआ। बीए में, एमए में, एमफिल में, पीएचडी में, शिक्षण प्रशिक्षण में आज 150 से ज्यादा देश हैं दुनिया के जहां हिंदी की टीचिंग हो रही है। और फ्रांस में, जर्मन में, इटली में, दूसरे अनेक देशों में। लेकिन उसके लिए माध्यम भले ही वहां की भाषा या अंग्रेजी बन रही है, लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण हिंदी का हो रहा है। और हिंदी जब वहां पहुंच रही है तो उसमें जैसे हमारी जो ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, उसके माध्यम से बहुत काम हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो प्रोफेसर के रूप में 1 साल, 2 साल, 3 साल विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में हिंदी शिक्षण करने जाते हैं। बहुत सारे देशों में लोग जा रहे हैं, तो वो भी काम हो रहा है। स्कूल टीचर जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर जाते हैं, वहां से भी लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं। हम देख सकते हैं कि लंदन में, जापान में, रूस में, जर्मन में, चीन में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंका, अमेरिका, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, बहुत बड़ी सूची है जहां हिंदी की स्वीकृति लगातार बढ़ रही है, अभिरुचि बढ़ रही है, पठनीयता बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है। और उस हिंदी का स्वीकृति बढ़ना यानी भारतीय साहित्य और संस्कृति की स्वीकृति बढ़ना, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारे मूल्य, ये हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से वहां जा रहा है।
तो दुनिया आज अगर हिंदुस्तान की मान्यताओं को स्वीकार कर रही है, उनका अनुसरण कर रही है, तो उसके मूल में हिंदी में काम करने वाले अनुवादकों की भूमिका, मूल रूप से लेखन करने वालों की भूमिका स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। उसे हम नकार नहीं सकते, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सूचना संचार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बिजनेस, ये जो आयात निर्यात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसमें भी हिंदी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। और चिकित्सा के क्षेत्र में, वहां भी ट्रांसलेटर्स को रखा जाता है। अगर कोई विदेशों में भारतीय जाएगा और ईश्वर न करे वहां अस्वस्थ हो गया, तो कौन उसकी भाषा समझेगा? तो ट्रांसलेटर वहां पर है जो हिंदी में या भारतीय भाषा में उसकी बात को समझेगा और उसका अंतरण करेगा। इस तरह होटल्स में या चिकित्सालयों में या शिक्षा संस्थानों में ये कार्य किया जा रहा है, राजदूतावासों में ये कार्य किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो बहुत सारी भारत की जो कालजयी रचनाएं हैं, उनके अंग्रेजी के माध्यम से फ्रेंच में, जर्मन में, रूसी में, इटली में, तमाम भाषाओं में अनुवाद हुए। उनमें आषाढ़ का एक दिन भी है, उनमें गोदान और गबन भी है, उनमें प्रेमचंद की कहानियां भी हैं, और फिल्में हमारी जो हैं, जो साहित्यिक रचनाओं पर बनी हैं, उनकी स्वीकृति जो है, उनकी लोकप्रियता जो है। और यही नहीं, इधर जो अब पिक्चरें बन रही हैं वो तो विदेशी भाषाओं के अंतरण को, अनुवाद को ध्यान में रखकर बन रही हैं। भारत जो हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में जो सिनेमा बनता है वो हिंदी में भी बनता है, फिर हिंदी से दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में भी जाता है। चाहे वो वॉइस ओवरिंग होती है, डबिंग होती है, लिपिंग होती है, वो भी अनुवाद के माध्यम से होता है। संवाद लेखन होता है, वह भी अनुवाद के माध्यम से होता है। तो ये जो क्रिएटिविटी अनुवाद में आई है, ये जो रचना धर्मिता अनुवाद में आई है, इसने उसे विश्व के स्तर पर जोड़ने का काम किया। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी तैयारियों में जो सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके जो प्रोग्रामिंग्स हैं, हमारे जो डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो शिक्षण सामग्री है, वो हर अनुशासन की सामग्री हिंदी में उपलब्ध है। और जो विदेशों में बैठकर बच्चे हमारे यहाँ से रजिस्टर होते हैं उपाधि के लिए, बीए एमए के लिए, वो उस हिंदी की सामग्री का विकल्प चुनते हैं तो उनको वो सामग्री मिलती है। वो ऑडियो विजुअल्स के रूप में भी, प्रिंट मटेरियल के रूप में भी। अब वाटर रिसोर्सेज को हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी की सामग्री उपलब्ध है। अब अगर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की सामग्री हिंदी में चाहिए तो वह उपलब्ध है। अनुवाद के माध्यम से ये यूनिवर्सिटियां, ये इंस्टीट्यूशंस इस दिशा में काम कर रहे हैं। स्कूलिंग भी जो डिस्टेंस एजुकेशन से होती है, वहां भी इन अनुशासनों की सामग्री का अनुवाद हिंदी में और भारतीय और विदेशी भाषाओं में होता है। तो अनुवाद एक तरह से बैकबोन बन गया, रीढ़ की हड्डी बन गया, आधारशिला बन गया, भारत के नव निर्माण का एक बहुत सशक्त माध्यम बन गया। और अच्छी बात है कि किसी जमाने में जिसे बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था, जिसे बहुत ही दोयम दर्जे का कार्य माना जाता था, आज अच्छे अनुवादक पैदा हुए। पहले अनुवाद की ट्रेनिंग नहीं थी, शिक्षण प्रशिक्षण नहीं था, इसलिए ब्लंडर्स होते थे, हाउलर्स होते थे, प्लीज डू नॉट सिट ऑन दी पेपर्स। तो ऐसा अनुवाद होता था कि कृपया कागजों पर मत बैठिए, जबकि हमने संदर्भ को देखा नहीं, समझा नहीं। कहना ये चाहते हैं कि कृपया कार्य का निस्तारण शीघ्र कीजिए, कार्य का निपटान शीघ्र कीजिए, कागजों पर मत बैठिए नहीं। इसका मतलब है कि काम को रोक कर मत बैठिए। तो संदर्भ सापेक्ष अनुवाद, चाहे वो सिनेमा का है, चाहे वो विज्ञापनों का है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी चर्चा हो सकती है, लेकिन यूजीसी का जो सीईसी चैनल है वो इस दृष्टि से बहुत सारी सामग्री तैयार कर रहा है। हम देख सकते हैं यूट्यूब पर इस तरह की बहुत सारी सामग्री उपलब्ध हो रही है। और ये जो अद्यतन अधुनातन एप्स हैं, ये इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब सब चीजें हिंदी माध्यम से हम अपने मोबाइल पर विकल्प चुन लेते हैं। आपको हिंदी में बात करनी है या अंग्रेजी में बात करनी है। आपको जो बाजारवाद की भाषा है, जो उपभोक्तावाद की भाषा है, वो हिंदी बन गई है। मल्टीनेशनल कंपनीज ने ये देख लिया, जो विदेशी बैंक हैं हमारे देश में, उनको समझ में आ गया
कि हिंदी के माध्यम से जो क्लाइंटेज मिलेगी, जो व्यवसाय मिलेगा, वो यहाँ के भाषा मनोविज्ञान के आधार पर मिलेगा। इसलिए हमने भी देखा कि यदि हमें अपने प्रोडक्ट विदेशों में बेचने हैं तो हम वहां के भाषा मनोविज्ञान को, समाज मनोविज्ञान को पढ़कर, समझकर, अनुवाद के माध्यम से वहां उसको ले जाते हैं। यही कारण है कि चाहे वो एनटीएम हो, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन हो, या विदेशों में काम करने वाली सरकारी गैर सरकारी समितियां हो, नाट्य मंडलियां हो, वो सब इसमें काम कर रही हैं। और ऐसे कितने ही नाम लिए जा सकते हैं जो विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने हिंदी के लिए काम किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि बिना हिंदी को पढ़े लिखे समझे, बिना हिंदी में अधिकार अर्जित किए हम अपने देश में हिंदी को नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए हिंदी का जो ज्ञान विस्तार है, उसके लिए फादर कामिल बुल्के हम याद कर सकते हैं, बेल्जियम के थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा, रामकथा पर काम किया। कैलॉग की बात करें, उन्होंने ग्रामर पर काम किया। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनका उल्लेख मैंने किया, लिंग्विस्टिक्स में बहुत काम किया। एटकिंस ने मानस का, रामचरितमानस का अनुवाद किया। मैकग्रेगर ने इंग्लैंड में रहकर काम किया। रॉबर्ट स्नेल ने काम किया। ओदोनल स्मेकल ने काम किया। लोथार लुत्से ने काम किया जर्मन में रहकर हिंदी व्याकरण पर। मैक्स मूलर ने, जर्मन विद्वान थे, उन्होंने काम किया। प्रोफेसर दोई, प्रोफेसर कोगा, मिजोकामी अकीरा जापान में, और रामदेव धुरंधर मॉरिशस में, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में, ब्रजेंद्र कुमार भगत और विवेकानंद शर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बर्रा निकोव, उनकी बात भी हम कर सकते हैं। अलेक्जेंद्र सेंकेविच, चैलीशेव की बात हम कर सकते हैं। ये सब विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी को अपने देशों तक पहुंचाने में मदद की। इसलिए विदेशी विद्वानों का क्या रोल, क्या सहयोग रहा, क्या भूमिका रही, उस पर भी हम विचार करें तो बहुत काम हुआ है। और निश्चित रूप से इन्होंने कई महत्वपूर्ण कालजयी भारतीय रचनाओं का हिंदी में अनुवाद करके वहां के लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। आज पर्यटन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, हवाई यात्रा आदि को सुगम बनाने के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका रही है। हमारे जो राजदूत हैं, प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं के साथ जाने वाले जो डेलीगेशन है, उनमें जो अंतरण होता है, तत्काल भाषांतरण होता है, वो दुनिया में जाकर जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई मिनिस्टर भाषण देते हैं अपनी भाषा में, उनका अनुवाद करने में वहां भूमिका रहती है। तो हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय विद्या भवन ने दुनिया भर में कई सेंटर्स बनाए हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से, संस्कृत के प्रचार प्रसार की दृष्टि से। इसी तरह नेहरू केंद्र बना लंदन में, महात्मा गांधी संस्थान बना मॉरिशस में, टैगोर भवन बना मॉरिशस में, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय बर्मिंघम में बना, कला ज्योति नॉर्थ लंदन में बना, भारतीय भाषा संगम यॉर्क में बना। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। प्राच्य अध्ययन के लिए कई इंस्टीट्यूट, कई संस्थाएं बनी, और देश विदेश के बहुत से शैक्षिक संस्थानों ने, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों ने, धार्मिक संस्थानों ने भी इस दिशा में काम किया। प्रवासियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही, उसको भी हम नकार नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि चाहे बात माइक्रोसॉफ्ट की हो, चाहे बात गूगल की हो, चाहे बात यूनिकोड की हो, जो कंप्यूटर टाइपिंग के क्षेत्र में, इंटरनेट के प्रचार प्रसार की दृष्टि से हिंदी को विदेशों तक ले जाने के क्षेत्र में जो अद्यतन अधुनातन प्रयत्न हुए, उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मुझे आ रहा है कि एक जो कार मैटी, हमने देखा कि जो पाइन है, जो स्लोगन है, उनके अनुवाद भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उत्पाद को विक्रय करने में, बेचने में। तो मैटीज का एक स्लोगन था, ए बिग स्मॉल कार। अब इसे बिग स्मॉल कार का हिंदी अनुवाद करना है तो कैसे करें, एक बड़ी चुनौती थी। एक बड़ी छोटी कार, एक छोटी बड़ी कार, ऐसा अनुवाद करेंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। यही तो है ब्लंडर्स इन ट्रांसलेशन या हाउलर्स इन ट्रांसलेशन। तो बहुत विचार चिंतन मनन करने के बाद, विमर्श करने के बाद फिर उसका अनुवाद किया हमने कि ऐसी कार जिसमें समाये आपका पूरा परिवार। तो क्या है कि विज्ञापन का जो उपभोक्ता मनोविज्ञान है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस की जो मानसिकता है, उसको कैसे पिरोना है,
अनुवृत्ति कैसे बनानी है, शब्दों का चयन कैसे करना है, इसी को अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वर्ड इन ट्रांसलेशन हम कहते हैं। तो इस तरह के अनेक अनुवाद, छोटी कार जगह अपार, ऐसा नहीं कि अनुवाद में विकल्प नहीं है, विकल्प है। क्रिएटिविटी चाहिए, सृजनशीलता चाहिए। अनुवादक चाहे तो अनुवाद को सहज, बोधगम्य, ग्राह्य बना सकता है, और अनुवादक चाहे तो अनुवाद को कठिन, दुष्कर बना सकता है। और यही कारण है कि हिंदी में कुछ अनुवाद ऐसे हुए दुर्भाग्य से, जो प्रशासनिक बिल्कुल मक्षिका स्थाने मक्षिका, मक्खी के स्थान पर मक्खी मारने वाले अनुवाद हुए। उन्होंने कुछ कुछ समस्याएं खड़ी कर दी, लोगों ने आक्षेप आरोप लगाने शुरू कर दिए कि जो अनुदित हिंदी है वो तो बड़ी बोर्डम है, बड़ी कठिन है, दुष्कर है। दरअसल टेक्निक ऑफ ट्रांसलेशन ये चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए समस्याएं आई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कठिन और सरल वास्तव में भाषा नहीं होती, शब्दावली कठिन और सरल नहीं होती। जो कंसेप्चुअल वर्ड्स हैं, जो अवधारणात्मक शब्द हैं, जो ज्ञान विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की शब्दावली है, जो तापमान शब्द है, उसे कुछ किसी और शब्द से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए आज का तापमान ये है, ये कहना पड़ेगा। जो सप्लाई शब्द है उसके लिए आपूर्ति शब्द है, तो आपूर्ति कहना पड़ेगा। शब्द का हम सरलीकरण करने के नाम पर विकृतीकरण नहीं कर सकते। तो जो टेक्निकल टर्म है वो अंग्रेजी की उस अर्थ छटा को ध्यान में रखकर समतुल्य भाव के समतुल्य शब्द बनाए गए, उनको बदलने की, उनको सरल करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सरलीकरण से अनुवाद जो है वो हास्यास्पद बनता है, उससे उसकी वो जो अर्थ छटाएं हैं वो छूट जाती हैं। तो हमें यथासंभव ये कोशिश करनी होती है अनुवाद में कि हम जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको यथावत प्रयुक्त करें, लेकिन वाक्य विन्यास को सरल करें। और वाक्य विन्यास सरल हम कर सकते हैं। हुए अमर्त्य सेन की रचनाओं के अनुवाद हुए, दुनिया पढ़ रही है, हिंदी में भी हुए, अंग्रेजी में लिखा उन्होंने और हुए। टैगोर को हमने बंगाल से, बंगला भाषा से हिंदी में लाए, अनुवाद किया, पठनीयता बनी। प्रेमचंद ने स्वयं अपनी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, उसकी पठनीयता और लोकप्रियता बढ़ी। शरद चंद्र को हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, बहुत से हिंदी भाषी तो जानते ही नहीं कि शरद चंद्र बंगला के लेखक हैं, क्योंकि अनुवाद इतना सहज, इतना बोधगम्य, हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हुआ। तो हम हिंदी की प्रकृति के अनुकूल जब जब टेक्नोलॉजी का या तकनीकी साहित्य का भी अनुवाद करते हैं तो वह सुपठ्य होता है। उसके परिणाम है कि आज हिंदी में बहुत सारी विज्ञान की पत्रिकाएं निकल रही हैं, आज हिंदी में उच्च शिक्षा की पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ सामग्री बन रही है। आज हिंदी में कई कई भाषाओं से मिलकर कोश बन रहे हैं, शब्दावलियां बन रही हैं। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, वो विदेशों की कई भाषाओं से हिंदी को जोड़कर कोश निर्माण कर रहा है। CSTT भी इस दिशा में काम कर रहा है। बहुत सारे जो स्थापित और बहुत मान्य प्रकाशन संस्थान है, सरकारी गैर सरकारी, वो भी काम कर रहे हैं। राजपाल एंड सन्स ने भी बहुत सारे शब्दकोश तैयार किए हैं हिंदी के। हरदेव बाहरी की बहुत सारी डिक्शनरीज जो हैं, ग्लॉसरीज जो हैं, वो बनाई हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उस कार्य को मानना, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं ने, अब तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर जा रहा है, आप सवेरे घर पे अखबार पहुंचता नहीं है, उससे पहले अपनी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर या इंटरनेट पर अखबार पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया की खबरें। तो हिंदी के अखबार संसार में, दुनिया में पहुंच रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट उसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। और इसी तरह ऑनलाइन डिक्शनरीज अवेलेबल हो गई हैं, ऑनलाइन टेक्सचुअल मटेरियल अवेलेबल हो गया है। आपको गीता पढ़नी है, अपने मोबाइल पर और कंप्यूटर पर खोलिए, पूरी गीता आपको टेक्स्ट मिलेगा, महाभारत मिलेगा, आपको हिंदी की किताबें मिलेंगी। पहले हिंदी की रचनाएं जो कि नहीं थी, धीरे धीरे उनको डाउनलोड किया गया। अब हम उसमें से अगर कामायनी पढ़नी है तो हम निकाल सकते हैं, अगर हमें प्रेमचंद का गोदान पढ़ना है तो हम निकाल सकते हैं, अमृतलाल नागर को पढ़ना है तो हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि दुनिया में बैठे हुए लोगों तक ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने के माध्यम है, उपकरण है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अवदान किया, योगदान किया है। इसलिए इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि बहुत सारे देशों ने हिंदी को अपनाया है, अनुवाद के माध्यम से या मौलिक लेखन और सृजन के माध्यम से। हम देख सकते हैं हमारे देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं
जो हिंदी के लिए, हिंदी को वैश्वीकरण तक ले जाने के लिए काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को, उन यूनिवर्सिटीज को जो सरकारी गैर सरकारी स्तर पर भी काम कर रही हैं, हम मान्यता देते भी हैं, उनके 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 अवदान को नतमस्तक होकर स्वीकार भी करते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, भारतीय भाषा संस्थान है, साहित्य अकादमी है, और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट है, सेंट्रल हिंदी संस्थान है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। इसी तरह तमाम तरह के CSTT जिसकी बात मैंने की, NCERT जो टेक्सचुअल मटेरियल बनाता है, CBSE जो काम करता है, ICICI बोर्ड जो काम करता है, CBSE बोर्ड जो काम करता है, इन सबको हम देख सकते हैं बहुत बड़े स्केल पर। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इस दिशा में बहुत काम कर रही है, क्योंकि वो भी अब चीजों को ऑनलाइन ले जा रहे हैं, पुस्तकों को अब ऑनलाइन डाउनलोड किया जा रहा है ताकि लोग कहीं भी बैठकर उसका इस्तेमाल कर सकें। सीडेक ने इस दिशा में बहुत काम किया। भारत का जो राजभाषा विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम का, गृह मंत्रालय का, उन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया। बहुत से टेक्सचुअल मटेरियल को हम बोलकर कंप्यूटर पर टाइप भी कर सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच। हिंदी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे सहज बनाया। बहुत लोग कहते थे ना हमें हिंदी की टाइपिंग नहीं आती, हिंदी का मात्रा बोध नहीं है, हिंदी की फॉन्ट्स की जानकारी नहीं है। तो अब यह है कि आप मोबाइल के कंप्यूटर के सामने बैठिए, बोलिए, और कंप्यूटर स्वतः टाइप कर देता है। तो ये जो अद्यतन अधुनातन उपकरणों का विकास है, ये भी वैश्विक स्तर पर हिंदी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि इसमें अनुवाद तो काम कर रहा है। हम देख सकते हैं कि आप लिखिए अंग्रेजी में, आएगा हिंदी में। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, लिप्यंतरण है, ये भी एक तरह से अनुवाद का एक क्षेत्र है, वो भी उसमें काम कर रहा है। इसी तरह लगभग 250-300 संस्थाएं ऐसी हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो भारत सरकार की है, वो हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। वो देश के कोने कोने में बैठकर और उनके माध्यम से विदेशों में बैठे हुए लोगों के लिए हिंदी में काम कर रही हैं। उनको अनुदान पोषित संस्थाएं कह सकते हैं। वो पत्रिकाएं निकाल रही हैं, मैगजीन्स भी अब निकलनी शुरू हो गई हैं, और सेमिनार वेबिनार जो अब हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि अब टेक्नोलॉजी फैमिलियर, बच्चे भी हो रहे हैं, पेरेंट्स भी हो रहे हैं, टीचर्स भी हो रहे हैं, जिनके लिए ये कभी अकल्पनीय था, अब उनको, अब प्रकाशन संस्थानों ने भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि अभी राजपाल एंड सन्स नियमित रूप से प्रतिदिन एक लेखक से, एक रचनाकार से, एक अनुवादक से, एक चिंतक से, एक विचारक से साक्षात्कार करा रहा है, उनके लेक्चर्स, उनके वक्तव्य करा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी संस्थाएं जो हिंदी सेवी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरह के उपकरणों के माध्यम से बहुत काम कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, पांडिचेरी में, असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ऐसे जितने हमारे राज्य हैं, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 6, कहीं 8 ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, और वो सूचीबद्ध है। उसको सरकार का पोषण भी मिल रहा है, लोगों के व्यक्तिगत सहयोग भी मिल रहे हैं, और वहां जो लोग बैठे हैं उन्होंने अपना जीवन इन संस्थाओं के माध्यम से हिंदी को अर्पित कर दिया कि हिंदी एक दिन विश्व की भाषा बने। महात्मा गांधी ने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया। वर्धा में जो हिंदी की संस्था उन्होंने स्थापित की, या हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो इलाहाबाद में हुई, या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना हुई, जहां उपाधियों का शिक्षण प्रशिक्षण का काम हो रहा है, हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीयों को हम हिंदी सिखा रहे हैं। जब वो विदेशों में जाते हैं नौकरी करने, बिजनेस करने, तो वहां पर हिंदी के प्रचार प्रसार की भूमिका उनकी भी होती है। इसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, उनमें भी इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि बात केवल भारत की नहीं, विदेशों की है। हम एग्जीबिशंस लगाते हैं देश विदेश में, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनियां लगाते हैं, हिंदी की गोष्ठियां वहां आयोजित होती हैं, चर्चा परिचर्चाएं होती हैं, साहित्य सम्मेलन होते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं, और इसी तरह से बाल मेले लगते हैं, और नाट्य मंडलियां जाती हैं जो नाटक करती हैं, सिनेमा की जो सेलिब्रिटीज हैं वो जाती हैं, और तमाम तरह के सिनेमाओं को रिलीज करने का स्मारिकाएं आदि प्रकाशित होती हैं। ये दुनिया भर में जा रही हैं।
और विश्व में बैठे हुए लोग इन संस्थाओं के माध्यम से, इन उपकरणों के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से हिंदी की तमाम तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों को जब हम देखेंगे, डीवीडी और सीडी भी इसमें काम कर रहे हैं, पेन ड्राइव भी इसमें काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब कैसे हार्ड डिस्क में सेव की जाती हैं उनकी भी भूमिका है। हमने देखा कि सूर, तुलसी, कबीर आदि को संगीत के साथ गे रूप में रिकॉर्ड करके दुनिया भर में उसका बाजार मिल रहा है। लोग आज तुलसी को गे रूप में सुनना चाहते हैं, कबीर को सुनते हैं, मीरा को सुनते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे यहाँ, लता मंगेशकर ने इनको गाया है, तमाम तरह की अन्य जो गायिकाएं और गायक हैं उन्होंने गाया है। फिल्मों में भी हम उनको देख सकते हैं कि ऐसी साहित्यिक रचनाओं का, अब ये विदेशों में निश्चित रूप से इनकी स्वीकृति होती है, लोग इनका स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा विस्तार से और भी की जा सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रांसलेशन जो है वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज दुनिया में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, भारतीय विश्व के कल्याण के लिए जो अवदान है उसको हम देख सकते हैं कि हमारी भाषाओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे चिंतकों विचारकों ने, हमारे शिक्षकों ने जो कार्य किया है, हमारे लेखकों ने जो कार्य किया है, उस कार्य को अनुवाद और मौलिक सृजन के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से, जो आलोचना हो रही है, अब जो लाइव आलोचना का एक सिलसिला भी चल निकला है। अब पत्र पत्रिकाओं में ग्रंथों के, चिंतकों के, विचारकों के मतों और मंतव्यों पर समीक्षाएं लिखी जा रही हैं और दूर दराज में बैठे हुए लोगों से आमने सामने ऐसा लगता है जैसे फेस टू फेस बात हो रही है। तो ये जो उपलब्धियां हैं, ये मुझे लगता है कि अनुवाद ने महत्वपूर्ण बना दी हैं और ऑनलाइन चीजों की उपलब्धि जो है वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। तो मित्रों, काफी हद तक तो मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी और ये तो विषय ऐसा है कि जिसका कोई अंत नहीं है, इस पर बहुत लंबी चर्चा परिचर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि जो जो मुख्य बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था वो मैंने रख दी, लेकिन बस एक बात और मैं आपसे शेयर कर लूं, बांट लूं, क्योंकि अनुवाद ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसने हिंदी के प्रचार प्रसार में विज्ञापनों ने, सिनेमा ने, धारावाहिकों ने, समाचारों ने, साक्षात्कारों ने, कमेंट्री ने, जो खेलों में, मनोरंजन में रनिंग कमेंट्री होती है और जो संयोजन होता है, उद्घोषणाएं होती हैं, जो कार्यक्रम संचालन होता है, इनमें हिंदी में जो अच्छी तरह से आधिकारिक रूप से, जिनका उच्चारण शुद्ध है, जिनको हिंदी अंग्रेजी दोनों पर अधिकार है, वो देश विदेश में जाकर हिंदी अंग्रेजी को एक साथ टूल बनाकर हिंदी के प्रचार का काम करते हैं, उसने बहुत बड़ा काम किया है। और जो टीचिंग है, चाहे वो मीडिया एजुकेशन है, पत्रकारिता का शिक्षण है, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अन्य अनुशासनों का शिक्षण है, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में या विदेशियों को हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में, रेडियो लेखन, क्रिएटिव राइटिंग, इन सब के क्षेत्रों में भी हम देख सकते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो विज्ञापनों की दुनिया का एक बड़ा संसार है, उनमें तो है ही, उस सब के साथ साथ वाचन कला, डबिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, गायन कला में, संवाद लेखन में, पोस्टर लेखन में, बैनर लेखन में, ये अनुवादकों ने एक नया संसार खोल दिया है। हम जो होर्डिंग्स देखते हैं, हम जो पैम्फलेट्स देखते हैं, हम जो बैनर्स देखते हैं, इनमें ट्रांसलेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और ये देश विदेश में भी प्रचलन, हिंदी को देखकर, हिंदी के विज्ञापनों को देखकर, हिंदी के सिनेमा को देखकर, हिंदी की डॉक्यूमेंट्री को देखकर, वहां पर मंचन आदि को, नाटकों को देखकर, हमारे नुक्कड़ नाटकों को देखकर वहां लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है और उससे वो मोटिवेट होते हैं और उसको वो आत्मसात करते हैं। इस तरह जो डिक्शनरी राइटिंग है, ग्लॉसरी राइटिंग है, जो कोश विज्ञान का क्षेत्र है और
जो जियोग्राफिकल चैनल्स हैं हम देखें, जो एनिमेशन फिल्म्स हैं हम देखें, जो कार्टून फिल्म्स हैं, उनमें भी हिंदी की जो डबिंग होती है, डायलॉग राइटिंग होती है, या लिपिंग होती है, या तमाम तरह से वॉइस ओवरिंग होती है। सिनेमा दक्षिण भारत का, और देखते हैं हिंदी में हम उसे, तो जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनको म्यूट कर दिया जाता है और उस पर हिंदी के संवाद बनाकर उनके साथ चिपकाए जाते हैं। कितना होंठ खुलेगा ऊपर, कितना नीचे, इनको ध्यान में रखकर, ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक टेक्निक है, उसके सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए ये काम भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक फील्ड है खेलों का, कमेंट्री का, मनोरंजन का, तमाम तरह के, उनमें भी हिंदी के की जो संभावनाएं हैं वो देश विदेश में वो दिखाई दे रही हैं, बढ़ रही हैं। और ये आजकल कोरोना के समय में जो नए नए ऐप बन रहे हैं, वहां भी हिंदी के प्रचार प्रसार और दुनिया भर में उसके माध्यम से जो जागरण है, जो जागृति है, उसको हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो मूल बातें मुझे आपके समक्ष रखनी थी वो मैंने रखी हैं। और यदि कुछ कमेंट्स हैं, टिप्पणियां हैं, तो मैं उनको आपके समक्ष देखकर एक बार रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ जो कृपया हिंदी के प्रमुख अनुवादकों के विषय में बताएं। अर्चना शर्मा का ये प्रश्न है। हिंदी के बहुत सारे अनुवादक हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अनुवादक हैं। प्रशासनिक अनुवादकों की बात करूंगा तो बहुत से लोग जो हिंदी ऑफिसर हैं, अनुवादक हैं, कनिष्ठ और वरिष्ठ, या हिंदी अधिकारी हैं, या आजकल ट्रांसलेशन ऑफिसर बन गए हैं, पार्लियामेंट में हैं, बैंकों में हैं, बीमा के क्षेत्र में हैं। ऐसे बहुत सारे अनुवादक हैं जो प्रशासन का अनुवाद कर रहे हैं। विज्ञापनों की एजेंसियां जो हैं, वहां पर विज्ञापन अनुवाद करने की कला, उसकी शिक्षा प्रशिक्षा दी जाती है। जो धारावाहिकों का अनुवाद करते हैं, संवादों का अनुवाद करते हैं, सिनेमा की डबिंग आदि का अनुवाद आदि जो कार्य होता है, उसके लिए जो स्टूडियो हैं, चाहे वो नोएडा में हो, पूना में हो, या दक्षिण भारत में हो, हम देख सकते हैं हैदराबाद में, या हम देख सकते हैं कि बॉम्बे में, मुंबई में, वहां जगह जगह पर इस तरह के बहुत सारे, अब किसी एक दो या चार अनुवादकों का नाम लेना मुझे लगता है समुचित नहीं होगा। उसका बढ़िया तरीका यह है कि आप जो प्रकाशित, जैसे राजपाल एंड सन्स ने बहुत सारी अनुदित पुस्तकें प्रकाशित की हैं, बड़े बड़े हस्तियों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जो अनुदित है। तो कौन किसकी पुस्तक का अनुवाद कर रहा है, कैसा अनुवाद कर रहा है, हम उसको देख सकते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि मूल रचनाकार तो ख्याति पा जाता है, लेकिन अनुवादक को लोग उस रूप में नहीं जान पाते। उसका मूल कारण ये है कि एक जमाना था जब अनुवादक को क्रेडिट नहीं मिलता था, अनुवादक का नाम पुस्तक पर नहीं जाता था। तो वो कोशिश ये होती थी कि लेखक कहता था कि भाई पुस्तक मेरी है तो अनुवादक का नाम क्यों जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसके जो नुकसान हुए वो ये हुए कि जब अनुवादक का नाम ही नहीं जा रहा तो फिर अनुवाद में अर्थ का अनर्थ होने लगा, ब्लंडर होने लगा, अपना पैसा लो और काम सीधा हुआ। लेकिन जब नाम जाने लगा, क्रेडिट मिलने लगा, तो अनुवादक की जिम्मेदारी भी बढ़ी, उसने गंभीरता दिखाई। उसे लगा कि ख्याति मिलेगी तो अनुवादक को, और अगर कुख्याति मिलेगी, बदनामी मिलेगी तो अनुवादक को, तो एक गांभीर्य आया और बहुत अच्छे अनुवाद हुए। अभी जो हमारे जो बड़े बड़े पुरस्कृत विश्व स्तर के पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं, उनकी पुस्तकों के अनुवाद हुए और वो अनुवाद प्रकाशित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो कलाम साहब की पुस्तकों के अनुवाद हुए, अमर्त्य सेन की पुस्तकों के अनुवाद हुए, हम देख सकते हैं। तो जिनके हम भाषणों को देख सकते हैं, राजनेताओं के बड़ी बड़ी विश्व स्तर की जो भाषण की का संग्रह राजपाल एंड सन्स से भी छपा, दुनिया भर की ऐसी किताबें हैं जो कई प्रकाशकों ने सरकारी गैर सरकारी स्तर पर इस तरह के काम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम उनको देखें, उसमें अनुवादक का नाम, परिचय वगैरह सब होता है, उससे हमें जानकारी मिल जाएगी। अनुवादकों को उनकी मेहनत का सही प्रतिदान प्राय नहीं मिलता, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आनंद कृष्ण जी ने पूछा। मित्रवर, मैं आपको ये सूचना दे दूं कि अब वो जमाना गया जब अनुवादकों को उनका मानदेय, उनका ऑनरेरियम सम्मानजनक नहीं मिलता था। आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो मैं मान सकता हूं। अब तो जो संस्थान अनुवाद कराते हैं, सरकारी गैर सरकारी, वह ये कहते हैं कि काम वो जो हम चाहें और दाम वो जो आप चाहो। यानी अगर आपने अनुवाद उत्कृष्ट कर दिया, श्रेष्ठ कर दिया,
और उस पुस्तक को, उस लेखक को आपके अनुवाद से विश्व में ख्याति मिल गई, तो आप ये मानकर चलिए कि आप स्थायी अनुवादक के रूप में उस संस्था से जुड़ जाते हैं। आपके पास काम की कमी नहीं रहती, लगातार आपको वो अपने अनुवाद कार्यों से जुड़े रहते हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं, पहले तो 60-65 रुपए 1000 शब्द का ऑनरेरियम होता था, बहुत कठिन। जबकि मैं ये मानता हूं कि अनुवाद मूल से अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि अनुवादक को लिबर्टी लेने की अनुमति तो है नहीं, वही लिखना है जो मूल ने लिखा है। कदम दर कदम आपको उसके कदमों पर, उसके पद चिन्हों पर, निशान पर पांव रखकर चलना है, जो कि बहुत कठिन है। एक एक हार्ड डिसिप्लिन होता है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब आप लिबर्टी भी ले सकते हैं, अनुवाद को क्रिएटिव भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मूल का भाव खंडित ना हो, मूल की आत्मा न मरे। और ये सब ध्यान में रखकर यदि आप पठनीयता को, लोकप्रियता को, बोधगम्यता को, संप्रेषणीयता को ध्यान में रखकर अनुवाद करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। 1 रुपया पर शब्द तो मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूं, कहीं कहीं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में 1.5 रुपया, 2 रुपए, 2.5 रुपए, और कहीं कहीं मीडिया में 4 रुपए प्रति शब्द भी मानदेय मिलता है। और अब तो लोग पूरी पुस्तक का लमसम अमाउंट भी तय कर लेते हैं। सरकार में भी रेट बहुत अच्छे हो गए। तो मुझे लगता है कि वो जमाना गया जब अनुवाद और अनुवादक दोयम दर्जे का माने जाते थे। अब तो युग ही अनुवाद का है। आपको हर व्यक्ति, हर लेखक, दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी रचना का अनुवाद हो और मैं कुएं से निकलकर समुद्र में आ जाऊं, क्योंकि कुएं के लोग जानेंगे तो मैं सीमित रहूंगा, और समुद्र में आ जाऊंगा, संसार में आ जाऊंगा, तो मेरी पठनीयता बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए। सिद्धांत गुप्ता जी ने लिखा, हिंदी से अंग्रेजी और प्रतिलोमतः अनुवाद में गति है, कृपया अवसर दें। तो मित्रों, ये तो आगे समय की बात है। अगर आप ऐसा अनुवाद करते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप ऐसी संस्थाओं से भी संबंध स्थापित करें, सरकारी गैर सरकारी प्रकाशकों से, जिनको अनुवादकों की जरूरत होती है। अच्छे अनुवादक को सरकारी और गैर सरकारी प्रकाशन संस्था, अकादमिक संस्थाएं टॉर्च लेकर ढूंढती हैं। एक बार उन्हें मिल जाए तो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो आपको एक बार ये सिद्ध करना होगा कि आपकी अनुवाद कला जो है वो महत्वपूर्ण है। आप बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं और आप बहुत अच्छा अनुवाद कर सकते हैं, इसलिए आपकी स्वीकृति बढ़ेगी और आप चाहेंगे, कहते हैं जहां चाह वहां राह। अगर आप एक बार सोच लेंगे कि इस क्षेत्र में जाना है, तो पहले आप स्वांतः सुखाए कुछ अनुवाद कीजिए, उनका प्रकाशन कराइए, आपको एक पहचान मिल जाएगी, और उसके आधार पर फिर आप आगे अपनी जगह बना पाएंगे। डॉक्टर पूनम सिंह लिखती हैं, हाउ कैन आई स्टार्ट ट्रांसलेशन वर्क। बहुत सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको अनुवाद करने, क्योंकि अनुवाद का विद्वान होना एक बात है और अनुवाद करने की कला आना एक दूसरी बात है। अनुवाद के बारे में जानकारियां हासिल करने के लिए तो हम सैद्धांतिक किताबें पढ़ लें, अनुवाद क्या होता है, अनुवाद कैसे होता है, अनुवाद की समस्याएं क्या हैं, अनुवाद की संभावनाएं क्या हैं, प्रक्रिया क्या है, आदि आदि। उससे तो आप केवल डिप्लोमा लेना है, उसमें रट रटा कर पास भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको रोजगार के अवसर चाहिए, अनुवादक के रूप में अपनी पहचान बनानी है, तो आपको अनुवाद करना आना चाहिए। उसका बहुत सरल तरीका है कि ऐसी पुस्तकें जिसकी अभी मैंने चर्चा की, कई संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे रचनाकारों, ऐसे लेखकों, ऐसी सेलिब्रिटीज के अंग्रेजी हिंदी दोनों वर्जन छापे हैं। आप दोनों वर्जन ले लीजिए, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए, और जो हिंदी वर्जन है उससे मिलान करके देखिए कि आपका अनुवाद ठीक है या कहीं कमी है। तो आप सेल्फ गाइडेड ट्रांसलेटर बन जाएंगे, अपने आप को खुद निर्देशित कर पाएंगे। ये जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है, यहाँ जाएंगे, या वो जो गांधी म्यूजियम है, वहां पर गांधीयन लिटरेचर छपा है, छोटी छोटी किताबें, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए की। आप गांधी की आत्मकथा ले लें, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, अंग्रेजी वाली वर्जन से हिंदी में अनुवाद करें और फिर मिलान करें और देखें आपने कहाँ गलती की, कैसे गलती की। आप अखबार को देखकर अनुवाद कर सकते हैं। कई मैगजीन ऐसी हैं जो बाइलिंगुअल होती हैं, उनको देखकर अनुवाद कर सकते हैं। और अच्छा तो यह है कि जो मानक अनुवाद है उनको देखकर, उनकी मूल रचना और अनुवाद दोनों को देखकर, ये
मीडिया का जो ट्रांसलेशन होता है वो आइडियल ट्रांसलेशन नहीं होता। उनका उद्देश्य खबर बेचना होता है, खबरों का संप्रेषण करना होता है। लेकिन रेडियो टीवी पर या जो सरकारी चैनलों पर जो ट्रांसलेशन होता है उसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। या फिर इस तरह की जो प्रिंट सामग्री अवेलेबल है, या जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटियां होती हैं, इनका मटेरियल अगर मिल जाए बायलिंगुअली तो उसको भी देखकर आप अनुवाद सीख सकते हैं। आपको देखना है किस दिशा में अनुवाद करना है, लिटरेचर में करना है, वित्त वाणिज्य में करना है, बैंक बीमा में करना है, प्रशासन में करना है, विज्ञापन में करना है, सिनेमा में करना है। उस तरह की अभिरुचि आपको डेवलप करनी होगी और धीरे धीरे आप उससे जुड़ जाएंगे। और अब तो ये गूगल जो है और मोबाइल जो है जो कहता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप खोलिए और क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए, जो नहीं मिल रहा वो आपको बता देगा। ये तो घर तक छोड़ने का रास्ता बता देता है आपको, आपको उंगली पकड़कर ले जाता है और छोड़ देता है। तो उस दिशा में आप काम कर सकते हैं। शैलजा दुबे ने एक प्रश्न किया, क्या आधुनिक काल की तरह प्राचीन काल में भी अनुवाद होते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है शैलजा आपका। बहुत अनुवाद हुए हमारे यहाँ जितना धर्म साहित्य है, संस्कृत में, संस्कृत से संस्कृत में अनुवाद होते थे। जो क्लासिक संस्कृत है उससे, अभिजात्य संस्कृत से जन भाषा संस्कृत में अनुवाद होते थे, क्योंकि क्लासिक लैंग्वेज तो सबको समझ में आती नहीं थी। और वर्बल ट्रांसलेशन होते थे। जो शिक्षक थे, जो धर्माचार्य थे, जो चिकित्सा की, खगोल की, ज्योतिष की, नीति की, इस तरह की शिक्षा देते थे, उनमें वहां अनुवाद की मौखिक परंपरा भी थी। और उसके बाद धीरे धीरे जो कालिदास की रचनाओं के अनुवाद हुए, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में मध्यकाल में बहुत अनुवाद हुए, युद्ध शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, खगोल शास्त्र का। जो मध्यकाल के कवि हैं उन्होंने बहुत अनुवाद किया। भागवत का जो कृष्ण कथाएं हैं, जो कृष्ण साहित्य है, सूरदास ने अनुवाद किया। ये जो भ्रमरगीत प्रसंग है ये अनुवादी तो है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने लिखा नाना पुराण निगम आगम। मैंने तो पता नहीं कितने ग्रंथों से मूल सामग्री का अध्ययन किया और उसके आधार पर, तो भले ही वो विशुद्ध अनुवाद ना हो लेकिन स्रोत तो हैं। और कहीं कहीं विशुद्ध अनुवाद भी हुए। बहुत सारे जो नाटक हैं संस्कृत में उनका अनुवाद हुआ मध्यकाल में, सोमनाथ ने अनुवाद किया, बहुत से कवियों ने, आचार्य जसवंत सिंह ने अनुवाद किया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनुवाद की परंपरा, धर्म साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, धर्म साहित्य, इनका अनुवाद हुआ। जो पुरा कथाएं हैं, पुरा साहित्य है, उनका भी अनुवाद प्रचुर मात्रा में होता रहा। तो एक सशक्त परंपरा है। आप अनुवाद का इतिहास जब देखेंगे, भारतीय इतिहास और पाश्चात्य इतिहास, तो दोनों में आप उसे समझ सकेंगे, जान सकेंगे। इसलिए एक प्राचीन परंपरा हमारे यहाँ अनुवाद की रही है। और मैंने तो कहा था कि हम सब तो बाई बर्थ ट्रांसलेटर हैं। जो भारत के लोग हैं वो तो जन्मजात अनुवादक है, क्योंकि पहले हम सोचते हैं वो हमारी स्रोत भाषा है, फिर हम बोलते हैं वो हमारी टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा है। तो अनुवाद का सिलसिला तो हमारे जीवन से जुड़ा ही रहता है। और हमारे यहाँ तो जो बच्चा माँ की गोद में होता है वो पहली भाषा अपनी माँ से सीखता है। फिर जब चलना सीखता है, बाहर निकलता है, तो पार्क में अड़ोस पड़ोस में जाता है, तो भिन्न भिन्न भाषा भाषी बच्चों से भी उसका संवाद होता है, तो वहां भी वो अनुवाद सीखता है। वो अपनी बात को व्यक्त करता है तो सामने वाले को ध्यान में रखकर करता है, और सामने वाले की बात को ग्रहण करता है तो अपनी भाषा में आत्मसात करके करता है। तो एक सिलसिला वहां भी चलता है। तो ये जो ट्रांसलेशन है, ये इस एक प्राचीन परंपरा हमारे यहाँ रही है। लेकिन उद्देश्य अब बदले। अब हमने उसे विकास से जोड़ा, रोजगार से जोड़ा, ज्ञान से जोड़ा, अद्यतन अधुनातन भाषा के आधुनिकीकरण से जोड़ा। ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है ये हो रहा है। कितनी अवधारणाएं, मिथक आ गए, बिंब आ गए, प्रतीक आ गए, विदेशों से हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ से वहां गए। जब हम कहते हैं हरक्यूलियन एफर्ट्स, तो हरक्यूलिस हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन वहां है। तो हरक्यूलियन एफर्ट्स के बराबर वजन का हमने भागीरथ प्रयत्न, एक मुहावरा हमारे पास है, हमने उसको क्वाइन कर लिया। इस तरह से हमने कहा कि कॉट रेड हैंडेड, तो हमने उसी वजन का अपने यहाँ रंगे हाथों गिरफ्तार उसका सिलेक्शन कर लिया, उसका चयन कर लिया। तो ये सिलसिला अनुवाद का, प्रतीकों का, बिंबों का, मिथकों का, ये तमाम तरह की पुरा कथाओं का, इन सब के अनुवाद का एक लंबा इतिहास है। हम देखेंगे कि वो सब मौजूद है।
हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और अनुवाद को हमने एक अनुशासन के रूप में, एक विधा के रूप में, एक उपाधि के रूप में अब पिछले कुछ सालों में पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। अब अनुवाद में पीएचडी भी हो रही है, एमफिल भी हो रही है, स्नातक उपाधि भी हो रही है, एमए भी हो रही है, डिप्लोमा भी हो रहा है, सर्टिफिकेट भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हम अगर चाहेंगे तो उसको देख पाएंगे। और एक प्रश्न और है मेरे पास बंकिम जी का, अनुवाद में क्या है जोखिम? अनुवाद में जोखिम तो भाषा और अवधारणा के जोखिम है। अगर हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान है तो हम इतना तो कर सकते हैं कि स्रोत भाषा अगर कार्य साधक आती है तो लक्ष्य भाषा आधिकारिक आनी चाहिए, क्योंकि जिस भाषा में अनुवाद करना है उसका व्याकरण आना चाहिए, उसकी शब्द संपदा का बोध होना चाहिए, वो तमाम तरह की जानकारियां होनी चाहिए और मूल की आत्मा को पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए अनुवाद के जो प्रकारों की बात हम करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वर्बेटम ट्रांसलेशन, एक्सपेंशन ट्रांसलेशन, एब्रीज ट्रांसलेशन, और एक है भावानुवाद, कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन। तो जो बहुत अच्छा अनुवाद है वो भावानुवाद होता है। शरीर भी महत्वपूर्ण है और आत्मा भी महत्वपूर्ण है। शब्द शरीर है और अर्थ आत्मा है, तो दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन किसकी रक्षा करें? तो ये तो नहीं कह सकते कि आत्मा की रक्षा करें, पर आत्मा की रक्षा करेंगे तो शरीर के बिना कैसे करेंगे? इसलिए प्राथमिकता आत्मा को देते हैं, अर्थ को देखते हैं, और अर्थ को यथासंभव मूलवत हम लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की साधना करते हैं। और वह जब हो जाता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम शब्द की सुंदरता को, एस्थेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन भी एक डिसिप्लिन है, यानी अनुवाद में भी एक सौंदर्य शास्त्र है। अगर मृदुमंद मंद मंथर मंथर इसका अनुवाद करना है तो बहुत कठिन है, बड़ा चुनौती भरा है। तो कई बार क्या होता है कि अनुवाद्यता भी होती है, अनट्रांसेबिलिटी इन ट्रांसलेशन। बहुत सारी चीजों का अनुवाद हम नहीं कर सकते। हमारे जो संस्कार हैं, सांस्कृतिक शब्दावली है, सामाजिक शब्दावली है, उनमें बहुत से अनुवाद नहीं कर सकते। खान पान की शब्दावली का अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे नाम है किसी का नाम मान लीजिए चंद्र प्रकाश है, तो मून लाइट तो नहीं करेंगे, चंद्र प्रकाश ही रहेगा। तो वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थानों के, साइंटिस्ट के नामों के हम उनके अनुवाद नहीं कर सकते। तो ये एक सैद्धांतिक उसकी स्थिति है। इसलिए शब्दावली आयोग ने भी शब्दावली बनाते समय कुछ थ्योरीज डेवलप की। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इन जोखिमों से बचा जा सकता है कि ब्लंडर्स ना हो, अर्थ का अनर्थ ना हो, वरना अनुवाद जो है वो हास्यास्पद भी बन जाता है और लोग फिर उसको कोट करते हैं, बार बार उसी को दोहराते हैं कि ऐसा भ्रष्ट अनुवाद, ऐसा खराब अनुवाद भी किया गया किसी के माध्यम से। तो वो नहीं होना चाहिए। और कोई प्रश्न अगर किसी का, साथी का है? एक सज्जन वेद प्रकाश मिश्रा जी, सर मुझे फ्रेंच भाषा पढ़ना, बोलना और लिखना तीनों प्रकार से आता है, किंतु फ्रेंच भाषा के ग्रंथों का अगर मैं अनुवाद करता हूं तो उसे किस किस प्रकार से और किन जगहों पर प्रकाशन के लिए दे सकता हूं? इसके लिए वेद प्रकाश जी, अच्छा है आपको भाषाएं आती हैं और आप इन भाषाओं के रचनात्मक उपयोग से जुड़ना चाहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पहले तो आप जो फ्रांस की एम्बेसी है, फ्रांस के जो कल्चरल सेंटर हैं, उनसे जुड़िए। और जहां इस तरह का शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है या इस तरह के इस भाषा के साहित्य को प्रचारित प्रसारित करने या अनुदित करने का कार्य चल रहा है, उसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थान भी हो सकते हैं, प्रकाशन भी हो सकते हैं, या यूनिवर्सिटियों में जो लोग फ्रेंच टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जो फ्रेंच भाषा का अध्ययन अध्यापन कराते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कराते हैं, डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आदि, आप वहां संपर्क कीजिए, उनसे गाइडलाइन लीजिए कि मुझे फ्रेंच आती है और मैं फ्रेंच के अनुवाद से जुड़ना चाहता हूं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह के विभाग हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में है, भारतीय विद्या भवन में है, या जो कल्चरल सेंटर हैं फ्रांस के, या जो एम्बेसी है फ्रांस की, वहां संपर्क करके उनसे जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैं इस अपनी विद्या का, अपनी इस कला का रचनात्मक उपयोग कर सकता हूं। तो आपको वो प्रॉपर ठीक से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये जानकारी प्रामाणिक होनी चाहिए ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। मुझे लगता है कि जितने प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थी, वो संभवतः संपन्न हो गई हैं। और
यदि कोई और है तो मैं उपलब्ध हूँ, अभी बात हो सकती है, अन्यथा फिर हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। हालांकि ये विषय ऐसा है कि इस पर घंटों बात हो सकती है, लेकिन जो मूल मूल बातें जितनी अपेक्षित थी इतने समय में वो मैंने आपके समक्ष रखी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो भी साथी इसके साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे थे, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय मीरा जी के प्रति, मीरा जौहरी जी के, और प्रणव जी के प्रति, प्रणव जौहरी जो राजपाल एंड सन्स के संचालक संयोजक हैं, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया और एक विद्वत समाज के साथ बात करने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। धन्यवाद आपका।